हेलो नमस्कार आप सभी को और आप सभी का स्वागत है डिफेंस न्यूज पे। और हम हैं आपके छोटे भाई केडी कश्यप और आप सभी का पुनः स्वागत है डिफेंस न्यूज पे। सबसे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्षेत्र के सुप्रसिद्ध गुरु श्री सत्येंद्र पांडे सर के पास, जो कि अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट कर शिखर तक पहुंच चुके हैं और अपनी पूरी जीवन लड़कों की ग्रोथ में लगा दिया है। आज ऐसे सबसे आपको मिलवा रहे हैं ताकि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अपने जीवन के नर्वसनेस को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हम सर से इंटरव्यू करेंगे। सर आपका बहुत बहुत हमारे डिफेंस न्यूज पे स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए ताकि लोग आपके बारे में जान सके, जो आपसे नहीं परिचित है वो भी आपसे परिचित हो सके। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पांडे और मैं मूल रूप से इस बांसडीह क्षेत्र के एक छोटे से गांव क्योंसर ग्राम सभा का मूल निवासी हूं और सन 2001 से महाविद्यालय बांसडीह में एक हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। यही मेरा परिचय है सामान्य रूप से। और जो तैयारी की दृष्टि से हिंदी विषय को लेकर के जो भी अभ्यर्थी मेरे पास आते हैं तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए और इसमें हर क्षेत्र में सफलताएं भी मिली हैं। यही इसी से मुझे संतुष्टि मिलती है कि जो विद्यार्थी मेरे पास आते हैं उसमें से निश्चित रूप से कुछ संतुष्ट होकर जाते हैं। सर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज कहाँ तक पहुंचे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जर्नी से मतलब ये बहुत मेरी कोई उपलब्धि नहीं है या मैं बहुत उपलब्धि नहीं चाहता हूँ। मेरा ये था कि मैं ये देखता था कि पढ़ाई के क्षेत्र में मैथ के टीचर्स मिल जा रहे हैं, साइंस के मिल जा रहे हैं, इंग्लिश के मिल जा रहे हैं, लेकिन हिंदी एक कमजोर कड़ी थी इस क्षेत्र में। तो हमने सोचा कि शिक्षक तो मुझे बनना है, ये पहले से तय था। तो शिक्षक बनना है तो एक ऐसा शिक्षक जिसका विषय हिंदी हो और वो हिंदी के माध्यम से हर प्रकार के छात्रों का भला कर सके, और उसी में मैं प्रयासरत रहा और आज तक प्रयासरत हूँ और उसी में सफल होने का प्रयास कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में बताएं। सर हम लोग आपसे इंटरव्यू लेने के दौरान आपसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और आप हमारे प्रश्नों को जवाब दें ताकि जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको और हमारी टीम को देख रहा है उनसे आपसे कुछ सीखे, हम लोग के चैनल के माध्यम से कुछ सीखे। सर हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं सर, आज तक के आपके सफर में आपका समय कैसा बीता? समय की जहाँ तक बात है कृष्णा जी, तो समय तो मैं समझूंगा कि समय बहुत अच्छा बीता। और सफ़र में अगर समस्याएं न आए तो सफ़र का आनंद नहीं है। तो समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति समाधान भी ढूंढता है, और इस तरह से पढ़ाई से लेकर के आज तक हमेशा मुझे काफ़ी सम्मान मिला है। और मैं प्रयास करता हूं कि जो भी मेरे साथ जुड़े उसका भला हो, और उस क्षेत्र में जो सफलताएं मिल जाती हैं, आजकल जैसे सफलता कही जा रही है कि जो कोई नौकरी पा गया, गवर्नमेंट जॉब पा गया, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में भी हर क्षेत्र में जो हिंदी विषय से हो सकता है हमने प्रयास किया और सफल अभ्यर्थी हैं। सर आपको क्या लगता है कि एक टीचर के जितने वैल्यूएबल होनी चाहिए अपने समाज में, जितनी उपाधि देनी चाहिए, सर आपके अनुसार उतना लोगों के द्वारा मिल पाता है? प्रयास तो सब लोग करते हैं। समाज में हर प्रकार की स्थितियां होती हैं, अच्छाई बुराई सब इसी समाज में है, और उससे है कि हम कितना अच्छाई ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी मेरे पास आए तो उनसे मैं यही निवेदन करता हूं कि आप बुराई की ओर ध्यान न दें, अच्छाई को और जहां से भी मिल जाए उसको ग्रहण कीजिए, और यही सफलता का एक मूल मंत्र हो सकता है। सर हिंदी और इंग्लिश की बात किया जाए तो आपके अनुसार सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्णता देनी चाहिए वो किसकी देनी चाहिए सर? देखिए, आज का जो दौर है तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है, और इंग्लिश के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन हमें अपनी हिंदी पर पूरा जोर देना है, लेकिन इंग्लिश को छोड़ के नहीं। अगर हम एक केवल हिंदी को लेके चलेंगे तो हो सकता है कि हम अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके सफलता ना पाएं।
तो अपने क्षेत्र से बाहर भी सफल होने के लिए अंग्रेजी के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो हम हिंदी भी पढ़ें, अंग्रेजी भी पढ़ें, दोनों को समान महत्व दें, तभी जाकर के हम सफल हो पाएंगे। सर पता है कि साहित्यकार और रचनाकार में क्या फर्क होता है? साहित्यकार और रचनाकार, साहित्य और रचना, जो रचनाएं होती हैं, जो रचनाओं को करता है वही रचनाकार है, और चूंकि वो साहित्य की रचनाएं होती हैं तो साहित्यकार है। अगर इसके बजाय आपका प्रश्न ये हो कि कवि और लेखक में क्या अंतर है, तो कवि जो कविता करता है, जो पद्य की रचना कर रहा है, और लेखक जो गद्य और पद्य की रचना कुछ भी कर रहा है, तो वह लेखक है। तो साहित्य एक ऐसी विधा है कि जो संवेदना से जुड़ी हुई है। अगर संवेदना न हो तो व्यक्ति निर्जीव हो जाएगा। तो आज जरूरी है कि हम साहित्य का अध्ययन करें और अच्छे स्वच्छ साहित्य का ही अध्ययन करें। सर अभी तक आपके अनुसार सबसे आपका फेवरेट साहित्यकार कौन सा? और फेवरेट साहित्यकार के विषय में कहेंगे तो अगर एक को चुनना हो तो वो निश्चित रूप से तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास के चुनने का कारण यह है कि तुलसीदास की जो रचना रामचरितमानस है, समाज हमारा ये जानता है कि एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो जीवन ग्रंथ है। जीवन के जितने आपके प्रश्न उलझते हैं उसका समाधान उसी में है, और उसी के अनुरूप अगर हम जीवन जी रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं भी हम संतुष्ट रहेंगे, सफल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुलसीदास मेरे सबसे प्रिय रचनाकार हैं। सर तुलसीदास की कोई ऐसी रचना हो जो ज्यादा विद्यार्थियों को प्रभावित करती है सर, तो पंक्ति उनके लिए सर? तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं की। अवधि में उन्होंने रचनाएं की, अवधि के कवि के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही ब्रजभाषा में भी उन्होंने रचना की है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना तो रामचरितमानस ही है, और रामचरितमानस के आधार पर ही उनको उपलब्धि भी मिली है, और पूरे विश्व की इकलौती वो रचना है जो हमेशा उसका कहीं ना कहीं लोग अध्ययन कर रहे होते हैं, कभी बंद नहीं होता है। तो रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ उनकी रचना है। सर आत्मकथा और जीवनी में क्या फर्क है? आत्मकथा और जीवनी, अगर कोई रचनाकार स्वयं के बारे में स्वयं के द्वारा लिख रहा है तो आत्मकथा है, और किसी महापुरुष के बारे में, किसी रचनाकार के बारे में और कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है उसके जीवन के बारे में, तो वह जीवनी कहलाएगी। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी आत्मकथा है। और प्रेमचंद के ऊपर उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही जीवनी है। तो इसी प्रकार से ये दोनों विधाएं, आत्मकथा यानी स्वयं के बारे में स्वयं के द्वारा, और जीवनी किसी दूसरे के बारे में अपने द्वारा लिखी जाए तो वो जीवनी हो जाएगी। सर बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे होना चाहिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए शुरू से ही, बाल्यावस्था से ही, जैसे इसमें अभिभावक की मूल भूमिका है, प्रयास करना चाहिए कि वो हर काम अपना स्वयं करे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, लेकिन अपना काम वो स्वयं कर रहा है तो धीरे धीरे उसके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाएगी, और आत्मनिर्भरता में आत्मसंतुष्टि मिलती है। आप अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने पैर से चलने की क्षमता रखते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। साधन नहीं मिल रहा है, हम पैदल चले जाएंगे, तो वहां भी आत्मनिर्भरता है। तो जीवन में बाल्यावस्था से ही अगर अभिभावक चाहें तो आत्मनिर्भरता का भाव उनके अंदर भर सकते हैं और वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सर आपने लगभग 20 सालों से हिंदी साहित्य और हिंदी रचनाकार की कविता और अलग अलग प्रकार की जो हिंदी माध्यम से आती है, हिंदी वर्ग में आती है, वो काफी बच्चों का आपने पढ़ाया है। सर कभी कोई ऐसा बच्चा से आपका सामना हो जो आपसे ये कहे कि हिंदी बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ हिंदी या अंग्रेजी, या हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा के रूप में किसी न किसी का चयन करना ही है। तो चूंकि यह हिंदी क्षेत्र है तो हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी हिंदी का ही चयन करते हैं,
और वो जब आते हैं तो कहते हैं कि हिंदी बड़ी कठिन है या हिंदी को मैं बहुत हल्के में लेता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि हिंदी को आप हल्के में न लें और हिंदी को बहुत कठिन न माने। हिंदी को जितना सरल ढंग से आप सीखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगी। और एक विद्यार्थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वह तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी को भी हल्के में ले रहा था और आपको भी हल्के में ले रहा था, लेकिन जब कलेक्ट्रेट में उनको नौकरी मिल गई तो आज उनका कहना है कि हिंदी को भी मैं उतना ही महत्व दे रहा हूं और साथ में वो मुझे भी महत्व दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो लोगों के लिए हिंदी एक सरल भाषा या कठिन भाषा, इन दोनों में से कौन से लोग माने तो सही है आपके विषय में? हिंदी कठिन नहीं है, हिंदी सरल है। और सरलता से किसी चीज को अपनाएंगे, अपने अंदर जब सरलता आएगी तो सरल ढंग से किसी भी चीज की सीखने की प्रक्रिया शुरू कीजिए, निश्चित रूप से आप उसको सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आज के जनरेशन में जितने स्कूल खुल रहे हैं सब अंग्रेजी माध्यम से खुल रहे हैं। सर, अभी तो कोई बड़ा स्टैंडर्ड लेवल का स्कूल देखा जाए वो हिंदी पर स्कूल कोई आपकी नजर में है सर अपने क्षेत्र में? देखिए, जहां तक माध्यम की बात है तो हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अंतर सिर्फ ये है कि जो विद्यालय खुल रहे हैं उनको रॉ मटेरियल चाहिए बच्चों के रूप में, और एक ये अफवाह कह लीजिए या वहम कह लीजिए अभिभावकों में यह है कि अगर हमारा बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ेगा तो वो सफल नहीं होगा, अंग्रेजी मीडियम, लेकिन अंग्रेजी मीडियम में माध्यम है ही नहीं कहीं अपने क्षेत्र में, क्योंकि हम भोजपुरी भाषी हैं, सोचते भोजपुरी में हैं, फिर हिंदी में उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हम अंग्रेजी में करेंगे, तो 3 सीढ़ियों से होकर हमें गुजरना है। अगर हिंदी मीडियम से पढ़ करके और अंग्रेजी को मजबूत कर लें तो वो ज्यादा सफल होंगे। लेकिन आज खेद की बात है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के चलते हैं, माध्यम उनके यहाँ दोनों है। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में ही जाएंगे तो वहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भले अधिक हैं। आप नागा जी में जाइए तो वहां भी दोनों माध्यम है और वो अच्छे विद्यालय माने जाते हैं। सर, हम लोग की जो संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज हम लोग जैसे संस्कृति बचा कर दिए है, हम लोग के हाथ में सौंपे हैं, सर क्या आपको लगता है कि ये पीढ़ी उस संस्कृति को बचा कर रखेगी? ये पीढ़ी संस्कृति को बचा के रखेगी, थोड़ी दिग्भ्रमित है, और इसके भ्रमित होने का कारण आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर जो भी चीजें आ रही हैं हम उसी को सही मान ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं दे दूं, एक बार मैंने फेसबुक खोला तो बलिया के बारे में दिया था कि बलिया इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, तो वहां दिया था कि द्विवेदी युग बलिया के हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम में, और द्विवेदी युग की शुरुआत होती है 1900 से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म अभी 1900 में नहीं हुआ था, तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके नाम पर काल कहां से चलेगा, जबकि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। तो जो नहीं जानता उसी को सही मान लेगा, और सही मान के तुरंत उसको लोग फॉरवर्ड करते हैं, वो फॉरवर्ड करते हुए मेरे पास पहुंचा था। तो एक ये भ्रम है, और हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी अच्छाइयों को जब समझने का प्रयास करेंगे कि ये कितनी वैज्ञानिक ढंग से है, हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, सुबह उठना, जल्दी सोना, ये सब कुछ वैज्ञानिक है, और हम उस संस्कृति को अगर छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम गर्त की ओर जा रहे हैं। और आज की पीढ़ी जागरूक है, और जागरूकता इतनी है कि निश्चित रूप से हम अपनी सभ्यताओं की ओर, अपनी मान्यताओं की ओर लौटेंगे और हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि सोशल मीडिया भी बच्चे के लिए ज्यादा प्रभावित कर रही है, और सोशल मीडिया का आजकल बच्चे जितना इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब ऐसा माना जाता है कि वो अपने आप को नर्वसनेस और अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। सर, सोशल मीडिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, और एक आदत सी बन गई है कि हम इस मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। ये केवल भ्रम है। एक दिन मोबाइल को हटा के देखिए, और ये फिर मैं कहूँगा कि माता पिता का रोल ज़्यादा है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा 18 साल का जब तक नहीं होगा
वो किसी मोबाइल सिम का अधिकारी नहीं हो सकता। तो माता पिता के मोबाइल को ही चला रहा है। छोटा बच्चा रो रहा है, वो जब तक देखेगा नहीं कार्टून, वो खाना नहीं खाएगा, और माताएं उसको चालू कर दे रही हैं कि उसको देख करके वो खाना खाए। तो अब ऐसे में आपको रोकना होगा कि उसको भूख लगी तो खाएगा ही, उस आदत को हटाइए, तब जाके वो सफल होगा। तो भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी पहचान क्या है? भारतीय संस्कृति की ये पहचान है समन्वयवादिता। हम सबको लेकर के चलते हैं। आप भारतीय संस्कृति में ढूंढिए कि सबसे छोटा से छोटा कौन है, छोटी जाति कौन है, तो हर जाति के नीचे एक छोटी जाति मिलेगी। लेकिन जब हम अपनी परंपराओं की ओर जाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटी जाति से, उसके सामग्री की या उसके द्वारा लाए हुए किसी सामान की पूजा सबसे पहले होती है। जो सबसे उच्च जाति है उसका अंत में उसका रोल है। तो ये समन्वयवाद जो है ये हमें लोक मंगल की ओर लेके जाता है, और इसी की वकालत तुलसीदास ने की है अपने रामचरितमानस में, कि जो भी हमारी रचना हो उसमें सबको स्थान मिले। भूषण भनित भूति भली सोई, सुरसर सम सब काहित होई, वो कह रहे हैं मानस में। तो हर चीज को ले करके हमें चलना है, और समन्वयवाद जब रहेगा, और वो समन्वयवाद केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही है। सर, आपको हिंदी के अलावा और कौन से विषय को पढ़ाने में ज्यादा रुचि रखते हैं? देखिए, हिंदी ने मुझे एक पहचान दी है, तो सबसे प्रिय तो मेरी हिंदी हो गई। और इसके अतिरिक्त ऐसी कोई भाषा नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं जो मुझे रुचिकर न लगे। और जहाँ मौका मिलता है दूसरे विषय के लोगों से बात करने की, तो आनंद आता है ज्यादा। सर, एक विद्यार्थी को कब अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन में सफल हो चुका हूँ? जिस दिन विद्यार्थी ये सोच लेगा कि मैं सफल हो गया हूँ, उसी दिन से उसका पराभव शुरू हो जाएगा। अंत तक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति रहता है, और जो अंत तक सीखने की प्रक्रिया में नहीं रहेगा तो उसका पराभव निश्चित है, पराभव हो जाएगा। तो ज्यादातर विद्यार्थी सर नौकरी के चक्कर में बहुत ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे ही उस नौकरी मिल जाएगी उसके बाद से वो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन में सफल हो चुका हूँ। कई अध्यापक इस बात को करते हैं कि जिस दिन तुमको नौकरी मिल जाएगी समझो तुम सफल हो गए। सर, ये कहाँ तक चाहिए? ये आज का जो दौर चल रहा है कि नौकरी के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, हम सफल नहीं हो सकते, और शिक्षा का उद्देश्य हो गया है नौकरी पाना। बहुत पहले पंत जी ने एक पंक्ति लिखी कि शिक्षे तेरा नाश हो तू बनी नौकरी के खातिर। आज का जो दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जब से ये मोदी सरकार आई है तो नौकरी की अपेक्षा वो स्वरोजगार के ऊपर ध्यान दे रही है, स्टार्टअप इंडिया या कई नामों से, कि आप अपनी शुरुआत कीजिए, आप अपने पैरों पर खड़े होइए, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा। इसके बावजूद नौकरी में जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि हम सरकारी नौकरी पा गए तो करें या न करें, 1 महीने के बाद हमें पेमेंट मिल जाएगा, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन नौकरी की अपेक्षा अगर आप अपना भी कुछ भी खड़ा करना चाहें और आप सफल हो जाएंगे। सर, किशोरावस्था में और युवावस्था में जिस तरह से लड़के बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के लड़के और लड़के की समाज की जरूरत है, उस तरह से वो लड़के और लड़कियां समाज को पूर्ति कर सकते हैं? देखिए, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है, और किशोरावस्था में तूफान होना चाहिए। जिस अवस्था के जो लक्षण है वो लक्षण अगर नहीं है तो वो बीमारी के अंतर्गत आएगा। बाल्यकाल में अगर नटखटपन न हो, किशोरावस्था में उपद्रव वाली स्थिति न हो, लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है कि उसके बाद जब व्यक्ति सोचता है कि हम गलत रास्ते पर हैं कि सही रास्ते पर, तो एक हमारा ये दायित्व तो बन जाता है कि जो भटक रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन करना, और किशोर निश्चित रूप से मार्गदर्शन पाकर के सही रास्ते पर आ जाएंगे और समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। सर, कई बार ये सुनने को मिलता है कि कभी आपने सुना है कि लड़का आता है और बताता है कि सर अपने जीवन में बहुत मेहनत की, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ पर मेरी जॉब नहीं लग रही है। सर, तो वो सब लड़के क्या मतलब प्रदर्शित करना चाहते हैं?
वहाँ सबसे बड़ी बात है आत्ममूल्यांकन की। वो दिन भर बैठ के पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है उसको भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, सब ये समझ के पढ़ रहा है, तैयारी बहुत कर रहा है। तो हमें आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जब हम असफल हुए तो ये हमें पता लगाना है कि हमारी कमजोरी कहाँ रही, उन कमजोरियों को हम दूर कर दें। तो अपनी कमजोरियों के ऊपर हम अगर फोकस करेंगे, उसको दूर करेंगे, तो फिर हम सफल हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सर अगर हिंदी और संस्कृत की बात करें तो सबसे जो मीठी भाषा अगर कही जाए तो हिंदी और संस्कृत में सबसे ज्यादा आपके माध्यम से कौन सी सबसे ज्यादा रही है? देखिए, संस्कृत तो हर भाषाओं की जननी है। जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। और संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल से वैदिक संस्कृत रही, फिर लौकिक संस्कृत रही, और वहीं से विकास शुरू होता है कि उसके बाद पाली भाषा आती है, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के रूपों से ही हिंदी का विकास होता है। तो अगर मधुरता की तलाश करेंगे तो मधुरता निश्चित रूप से संस्कृत में ही मिलेगी। तो आजकल के जितने स्कूल हैं सर, आपके अनुसार क्या लगता है कि वो लोग संस्कृत हमारे हिसाब से तो नहीं वहां पे सब्जेक्ट है, फिर आखिर वो मतलब स्कूल और कॉलेज जो है ये आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, हर विद्यालय में संस्कृत है, ऐसा कोई विद्यालय नहीं। अगर इंटरमीडिएट तक आप जाएं तो हाई स्कूल तक आप जानते हैं कि संस्कृत अनिवार्य विषय है। आपके पूछने का जो कारण है मैं समझ रहा हूं कि उसके प्रति रुझान नहीं है। रुझान न होने का कारण है कि संस्कृत अगर रोजी रोटी से जुड़ जाए, संस्कृत के माध्यम से नौकरी अगर मिलने लगे तो लोगों का रुझान हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो संस्कृत के माध्यम से कर्मकांड कराते थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन कर्मकांड भी एक क्षेत्र साबित हो गया, आज रोजी रोटी का माध्यम बन गया। तो संस्कृत की ओर लोगों का झुकाव हो रहा है। तो रोजी रोटी से जब तक भाषा नहीं जुड़ेगी तो वो सफल नहीं हो पाएगी। सर आपके जर्नी में कभी ऐसा समय है जो आपको ये लगे कि हमारा बुरा वक्त है? देखिए, अच्छाई बुराई चलती रहती है, और मैं इस दृष्टिकोण से सोचता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो निश्चित रूप से आगे कुछ अच्छा होगा तभी। क्योंकि दुख अगर आ गया तो समझिए कि कल सुख का सवेरा आने वाला है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, छायावाद के बहुत बड़े कवि हैं, कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। कि एक दुख अगर आ रहा है, दुख चरम पर पहुंच गया तो निश्चित है कि सुख आने वाला है। तो दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए और सुख में कभी इतराना नहीं चाहिए। तो हमारे अनुसार ये लगता है कि जिस फैमिली या जिस परिवार में जिस व्यक्ति के पास दुख आता है वो ज्यादा दिन तक वो अपने आप को सही तरीके से नहीं कर पाता, वो परेशान बेचैन हो जाता है कि कब तक आखिर। यही धैर्य की परीक्षा होती है, और धैर्य जो है इसकी परीक्षा विपत्ति के समय भी होती है। तुलसीदास ने भी लिखा है मानस में कि आपद काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। तो सबसे पहली परीक्षा धैर्य की होती है कि विपत्ति जब आएगा तो धैर्य की परीक्षा होगी। तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, सफलता निश्चित रूप से आगे है, और इसलिए कभी अधीर नहीं होना चाहिए। सर आपके भी पढ़ाए हुए बच्चे जब आपके सामने आते हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि मैं आपके पढ़ाया हुआ छात्र हूँ और मैं आज सफल हूँ, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, वो सबसे अधिक गौरव का क्षण होता है। और मैं शुरू से ही शिक्षक बनना चाहता था। इसके पीछे का उद्देश्य अगर आप जानना चाहेंगे तो उद्देश्य सिर्फ यही था कि जैसे मान लीजिए कि आपकी संतानें हुई, तो आज के दौर में आप बहुत ज्यादा संतान पैदा नहीं कर सकते। तो आपकी 2 या 3 संतानें हुई, 1 संतान हुई, तो वो जितनी है उतने क्षेत्र को कवर करेंगे। शिक्षण एक ऐसी विधा है कि अगर हम शिक्षक बन जा रहे हैं तो हम सैकड़ों हजारों विद्यार्थी निकाल रहे हैं, और वो जिस क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी जो उपलब्धि है वो हमारी उपलब्धि है। और मैं आज प्रसन्न हूं कि हमारे विद्यार्थी शिक्षक भी हैं, हमारे विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा में हैं, हमारे विद्यार्थी आज हर क्षेत्र में वो समाज का सहयोग कर रहे हैं। तो
हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक ये माध्यम है। और जब कोई विद्यार्थी आकर के कहता है कि हम सफल हो गए, इस क्षेत्र में हैं, तो अब इससे बड़ी उपलब्धि एक शिक्षक के लिए नहीं हो सकती है। हमें लगता है कि सर वो पल आपके लिए बहुत ज्यादा खुश मिजाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसे काल्पनिक लोग से भी बात करते हैं सर, जो आपके बारे में नेगेटिव ज्यादातर बात करते हैं। जो निगेटिव सोच रखेगा तो वो जहां भी रहेगा निगेटिव, वो उसका जो वातावरण निगेटिव कर देगा। तो हमें उनसे दूर रहना है, हमें पॉजिटिव सोचना है और सकारात्मक सोच के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर आपके पढ़ाए हुए बच्चे अगर कहीं टीच करा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, तो क्या आपको ये लग रहा है कि हम जो वो उनके अंदर डाले हैं, जो क्वालिटी डाले हैं, वो हमारे देश पे खड़े उतरेंगे? हम जिस तरह से समाज को विकसित कर रहे हैं, वो उसी तरह से वो लोग भी हमारे समाज को विकसित करें? देखिए, उम्मीद तो यही रहती है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी अगर हिंदी के क्षेत्र में हिंदी पढ़ा रहे हैं तो मुझसे कई गुना आगे हैं। और यही खुशी मिलती है कि जब कोई आके कहता है कि मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं जानता हूँ कि वो मुझसे पढ़े हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है। और मैं इसमें सफल हूँ कि मेरे कई विद्यार्थी शिक्षण कार्य से जुड़े हैं और मुझसे बहुत बेहतर शिक्षक हैं। आपसे बेहतर? मुझसे बेहतर शिक्षक है, मैं जानता हूँ। सर भाषा की गिरावट कैसे हो रही है? भाषा की गिरावट का कारण व्याकरण के ऊपर ध्यान न देना है, क्योंकि व्याकरण का काम ही है भाषा को शुद्ध करना, समृद्ध करना। तो जब व्याकरण के ऊपर हम ध्यान देंगे तभी जाकर के भाषा हमारी शुद्ध होगी, और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और छोटी कक्षाओं से ही इसके ऊपर काफी गिरावट आ रही है। सर आपके अनुसार हिंदी हो या हिंदी व्याकरण हो, आपके अनुसार कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको ये लगे कि इसका अर्थ ये नहीं, ये होना चाहिए, यानी कहने का मतलब वो आपको कहीं लगा कि इसमें ये त्रुटि है? त्रुटियां कहीं कहीं मिसप्रिंट की भी आ जाती है पुस्तकों में, और कहीं बिना परिश्रम के अगर कोई लिख देता है या बोल देता है तो वहाँ भी ये गलतियाँ आ जाती हैं। तो एक आध जगह ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि वो नहीं होनी चाहिए और वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भाषा में मात्रा इधर उधर हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अगर कपीश लिखना है तो प में बड़ी की मात्रा दे रहे हैं तो सुग्रीव या हनुमान होगा, अब प में छोटी की मात्रा दे रहे हैं तो कीचड़ हो जाएगा। तो आप कपिश कह रहे हैं कि कपीश कह रहे हैं, तो ये व्याकरण से ही इसकी शुद्धि हो सकती है। सर आप अभी तक आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली है? ये प्रेरणा समाज के हर व्यक्ति से लेने का मैं प्रयास करता हूँ। छोटा से छोटा, जो सबसे छोटा है, उससे भी प्रेरणा मिलती है। और किसी एक व्यक्ति से अगर कहेंगे तो मेरे प्रेरक मेरे बड़े भाई साहब, मैं 3 भाई हूँ, मैं बीच का हूँ, बिल्कुल मध्य में हूँ। तो मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी एक शिक्षक ही हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो मेरे प्रेरक वही हैं। सर आप जो गुरु जी आपको पढ़ाए हैं, कभी आप उन गुरु जी से मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिलता हूँ और बहुत खुशी होती है। प्राइमरी से लेकर के और डिग्री सेक्शन तक जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है, आज भी उनसे मुलाकात होती है, आज भी मैं संपर्क में हूँ और वो भी मेरे संपर्क में हैं। उनका प्यार दुलार आज भी मिलता है, ये खुशी की बात है। सर जैसे आप बोले कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहीं बाहर है तो हमसे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, उसी तरह आपके गुरु जी आपके बारे में सब पता करते हैं, लोग बताते हैं आपके बारे में, तो उस समय आपके गुरु जी के मन में क्या चल रहा है? वही जो मेरे मन में चलता है। हाँ, एक शिक्षक का एक गुण होता है कि जब उसका विद्यार्थी सफल होता है तो वो बहुत खुश होता है। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि सर आप अपने माध्यम से बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो कॉलेज में पढ़ रहा हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो? आज जो विद्यार्थी हैं उनको मैं यही कहूँगा कि चाहे दैनिक मजदूरी करने वाला हो, चाहे धीरू भाई अंबानी के दोनों लड़के हों, सबको ईश्वर ने 24 घंटा ही दिया है।
और उस 24 घंटे में ही आपको काम करना है। तो अपना जो समय है, समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय की कीमत को पहचान करके आप काम करें। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का आप सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना होने दें, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो मैं यही कहूँगा आज के युवा वर्ग से, ये मोबाइल आपका साधन बने, साध्य न बने, और निश्चित रूप से एक एक मिनट का सदुपयोग करते हुए आप सफल बने, आप सफल हों, तब जा करके आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोग को इस डिफेंस न्यूज पे समय दिया। हम लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग जैसे टीचर हमारे समाज को ज्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से अपना समाज बहुत आगे की तरफ जा रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।